अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज भी साफ आ रही है और स्लाइड्स भी नजर आ रहे हैं? जी सर। We start with our linear algebras lecture number 11, and our first question always from you is there any concepts or any material which we have covered with you and it's not clear to you, either for your class understanding or for attempting your assignments, labs, etc. Are there any difficulties or issues or problems? No. Okay, so we continue with our coverage of the determinant which we had started 2 lectures back. Let me move to the where we are currently into this. We are at this position. Okay. All right. In order to see when we calculated the determinant over here, this was an example of calculating the determinant जो आपके assignment में थी और उसमें जो जब हमने इनवर्स मालूम किया था तब भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को सीखा था। वही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अब हमने डिटर्मिनेंट के लिए यूज किया है। पहले वी रिकॉल कि हमने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो इनवर्स फाइंड करते हुए निकाला था वो क्या था और डिटर्मिनेंट में ये हमारे किस तरह काम आती है। जो ये असाइनमेंट में हमें ये चीज हाईलाइट हुई कि वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। जब हम इनवर्स मालूम कर रहे थे तो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए बेसिकली सी हम उसका भी नाम दे रहे हैं, सॉरी कोएफिशिएंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स आई कीप सेइंग कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम सी नाम दे रहे हैं। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर ये ए है और इसकी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है फॉर द पर्पस जो हमने सीखी थी जब हम इनवर्स मालूम करते थे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नॉट द डिटर्मिनेंट। अगरचे उसमें हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं मगर वहां पर डिटर्मिनेंट कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसीलिए उसका नाम हमने माइनर रखा हुआ है। माइनर विद अ साइन इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट। अच्छा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स कंप्लीट हम लेते हैं जब इनवर्स मालूम करते हैं। तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को जब हम बिल्ड कर रहे थे फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, तो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की 3/3 है, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी 3/3 मैट्रिक्स होगी एक बार। दूसरे टर्मिनोलॉजी वाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफाइंड और लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन लीनियर अलजेब्रा हैं वो हमें उनको रिस्पेक्ट करना होगा। हम आपने बहुत सारे लोगों ने जब ये असाइनमेंट हम चेक कर रहे थे तो उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, जो कि हमने इसकी नॉर्म्स बताई और वो प्रैक्टिसेस फिर उसी तरह अंडरस्टैंड की जाएंगी जहां भी कहीं आप उसको एक्सप्रेस करोगे, तो वो एग्जाम में करोगे या किसी पेपर में पकड़ोगे वेर एवर। तो पहली बात हमने ये सिखाई और बताई कि अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका इंडिविजुअल एलिमेंट्स के नाम
हम रखते हैं इस तरह स्मॉल a with row and column number with it। तो अगर ये पहली रो और पहले कॉलम में तो A11 हम स्मॉल a11, और इसी तरह फिर कॉलम बदलता जाता है तो A12, ठीक। और इस तरह ये जहां जितना भी साइज है, इस साइड ये वाला साइज जितना कॉलम्स का है उतने तक ये जाता है। और इस तरफ रो के हिसाब से ये A21, और फिर इसी तरह ये इस एंड तक जाएगा, और यहाँ पर A जो भी हमारी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उस पर ही जाएगा, ठीक। और कोई एक एलिमेंट की एक्स को शो करने के लिए आपकी नोटेशन ए आई जे है। लेट्स से मैं ये जनरल आई जे ले रहा हूँ, जो भी कोई आपका एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में हो, इस ए से उसका स्मॉल ए इस्तेमाल करके शो करना एक तरीका है। और अगर इसके कोई वेरिएशंस भी आपने इस्तेमाल करनी हो, जो कि जैसे आप कभी प्रोग्राम्स में करते हो, आप और यहाँ अलजेब्रा में भी करते हो, तो फिर आप कई दफा ये कहते हो कि ए मैट्रिक्स का आई जे कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट का नाम तो हम ए आई जे रख रहे हैं, मगर इसका एक और तरीका कहने का इस ए के हवाले से, जैसे हम प्रोग्राम्स में कहते हैं ए आई जे कह देते हैं, ए का आई जे एलिमेंट, तो हम उसमें कई दफा इस तरह ए आई जे लिख रहे होते हैं, ए उसका आई जे, कई दफा कंबाइन करके ए आई जे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। और कई दफा हम इन आई और जे को ब्रैकेट्स में, बिग ब्रैकेट्स में डाल के ए आई जे इस तरह लिख रहे होते हैं। मगर ये एक एक कंपोनेंट्स को पॉइंट करने के अल्टरनेट तरीके हैं, जो हम उनमें से अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाहर कई दफा ब्रैकेट होता है, कुछ लिखा होता है, मगर इन स्मॉल ए आई जी को इस लेवल पर कहने का एक तरीका ये भी है। मगर आप देखोगे हमने इस ए को रिलेटेड रखा है, इस ए के स्मॉल ए से रिलेटेड, इस ए का बिग ए में पॉइंट रिलेटेड, बट दैट इट रिमेन्स थिंग्स टू डू विद मैट्रिक्स ए। जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हो, कोफैक्टर, पहले तो ये समझो कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इनफैक्ट यहाँ हम हमेशा इनवर्स स्क्वायर मैट्रिसेस का ही ले रहे होते हैं, तो जितनी रो है उतनी कॉलम, तो ये भी स्क्वायर है, कोफैक्टर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का साइज वही होगा जो ए का साइज है। क्यों? आप ए के हर एलिमेंट के अगेंस्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट लिखते हैं। तो अब अगर मैं इसको अपनी वो ट्रेडिशन इस्तेमाल करूं कि एलिमेंट को मैं कैसे पहचान रहा हूं, तो मैं ये ऑप्शन करूंगा कि मैं यहाँ स्मॉल c11, स्मॉल c12 यूज करूंगा, एटसेट्रा इसी तरह। और अगर मैं वो बाहर के बिग सी के नंबर से कर रहा हूं, तो फिर मैं सी बिग 11 वगैरह भी कर सकता हूं। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि सी मैट्रिक्स का ith रो एंड jth कॉलम। बट अब मैं अगर इसको को फैक्टर मैट्रिक्स का एक तो नाम इस मैट्रिक्स से डिफरेंट होगा, ये नहीं है कि ये ए है तो ये भी मैं ए कह दूं और फिर मैं यहाँ A11 इस्तेमाल करूं, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, देन आई एम कंफ्यूजिंग द टू थिंग। तो लेट्स से इसका नाम, हाँ सी मैंने एक अच्छा, हम यहाँ के अगर पहला को फैक्टर है तो सी से पहचानना ज्यादा फिजिबल है, मगर आप कहते हो नहीं, फॉर सम रीजन मैं सी नहीं इस वक्त सिलेक्ट कर सकता या नहीं कर रहा, तो वो कंपल्सरी नहीं है। बट देन यू यूज ए नेम डिफरेंट देन ए, क्योंकि इट्स अनदर मैट्रिक्स। तो आप बी इस्तेमाल कर लें, आप इसका नाम एल इस्तेमाल कर लें, के कर लें, टी कर लें, बट नॉट ए। many of you were using A11 and A12 and this for the cofactor matrix element or maybe mixing the two। अच्छा वो नहीं है। अच्छा अब ये हो गया, अब हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इधर बड़े सी के साथ या छोटे के साथ लिखे। अब आप इसमें देखिए इसका साइज वही है एंड देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ईच एलिमेंट ऑफ दिस to be replaced in the same row
कॉलम पोजीशन बाय वन एलिमेंट इन दिस, जो चीज यहां आप उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स में इट्स ए माइनर, माइनर के लिए अगर आप एम इस्तेमाल करें, माइनर आई जे, माइनर फॉर ए एलिमेंट आई जे एंड -1 के साथ साइन ऑफ आई प्लस जे, -1 के साथ आई प्लस जे का साइन। ये है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट आई जे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट आई जे ये है। विच मीन्स कि फर्ज करें आप सबसे पहला यहां ये लिख रहे हैं, तो आप इस एलिमेंट के अगेंस्ट ये कॉलम और ये रो कैंसिल करेंगे। अब ये जो चीज इधर रह जाती है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, डिटर्मिनेंट, अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब इस इन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट, यानी हम कह रहे हैं डिटर्मिनेंट की लाइंस आपने डाल दी इन अ वे, सोचे आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व जो करते हैं, डिटर्मिनेंट नो मोर मैट्रिक। अब जो हम काम कर रहे हैं माइनर के लिए, माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस रिमेनिंग थिंग, रिमेनिंग थिंग, ये डिटर्मिनेंट। अच्छा, माइंडेड इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस रिमेनिंग थिंग, मैं बार बार रिमेनिंग थिंग पे जोर दे रहा हूं। तो एम आई जे जो है वो ये है, इट्स नॉट ए कंप्लीट डिटर्मिनेंट। कंप्लीट डिटर्मिनेंट एट दिस पॉइंट जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इस A11 को इस एम आई जे और साइन वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें रो और कॉलम कैंसिल करके रिमेनिंग एलिमेंट्स का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करें तो दैट इज माइनर, ये चीज है माइनर आई जे, इसको कहेंगे माइनर आई जे, जो ये इस केस में -1 1, और उसके साथ जब आप साइन डालेंगे -1 करके, यही आई जे का पावर जो कि 1 1 है, तो इस केस में 2 होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट आप यहां लिखेंगे विद द साइन थिंग जो यहां डिफाइंड है, और इस A11 की जगह आप C11 को लिख देंगे, ठीक। और इसी तरह अगला एलिमेंट लेंगे, उसका रो कॉलम कैंसिल करेंगे, इसी तरह डिटर्मिनेंट विच इज ए माइनर वो लेंगे और साइन के साथ उसको कंबाइन करेंगे, तो दूसरा C12 हो जाएगा, और इसी तरह CIJ लिख रहे हैं। ओके, ये हमारी कोएफिशिएंट की, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट फिल हो जाएंगे, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी इस असूल से। ओके, अब हमने क्या कहा, जो आपको असाइनमेंट में भी कहा, और इसका एक फायदा ये है, यहां पर तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जब हमने सॉल्व की, तो यहां हमारा मकसद था एडजॉइंट निकालना। तो अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना हैज बिकम अ इजी जॉब। ये सारा लेबोरियस वर्क हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने में कर लिया। Now if we have a cofactor matrix, now you don't do any more labor, it is only कि cofactor matrix का जो ट्रांसपोज होता है, adjoint अब is nothing, adjoint is nothing, ये adjoint is nothing but cofactor matrix C मैट्रिक्स का, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज, बस। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आप बना चुके हैं तो सिर्फ ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कि सी हमने कही थी उसका ट्रांसपोज। तो अगर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करें तो आपका एडजॉइंट हो गया। अगर आपके पास एडजॉइंट भी है और आपके पास, अच्छा अब डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, हाँ यहाँ देखें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, और डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी काम है। कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट और इनवर्स के कैलकुलेट करने में भी काम आ रही है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को भी काम को आसान कर देती है ना। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले तो आप ए पे जाएंगे, ए का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अच्छा, अगर आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं है तो आपका एक जित
अगर ये 3/3 है या 4/4 है, तो आपका डिटरमिनेंट काम कर फाइंड करने का काम लेबोरियस है, लेबोरियस है, बट यू हैव टू डू इट। हम अक्सर कह रहे होते हैं कि यार जब मैट्रिक्स का साइज 2/2 से 3/3 होता है तो डिटरमिनेंट का जॉब बढ़ जाता है, जब 4/4 होता है तो और बढ़ जाता है, 5/5 और बढ़ जाता है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास लकीली कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो आपने बहुत सारा डिटरमिनेंट का लेबोरियस जॉब वहां किया है आपने इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द माइनर। अब आप उस काम से फायदा उठाएंगे जब आपने डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट एक्चुअल क्या होना था कि अगर आपका ए ये है तो डिटरमिनेंट ये होता है कि यू पिक एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम, ठीक है, और उसके अगर आपने डिटरमिनेंट निकालने के लिए सपोज आपने कहा मैं ये रो सिलेक्ट करता हूं, आपने ये रो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इस रो को अगर आप सिलेक्ट करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड, नॉर्मल तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे, A11 लिखेंगे। अब आपको A11 लिखने के बाद आप A11 को किसकी रो कॉलम को कैंसिल करेंगे और अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके डिटरमिनेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ये साइन भी डालते हैं आप, साइन भी डालते हैं, इस रिमेनिंग पार्ट के डिटरमिनेंट से इस नंबर A11 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो साइन का इशू आप सॉल्व करेंगे। यानी एक्चुअली आपने क्या किया कि A11 को, और अच्छा, और ये काम आप तमाम रो के लिए करेंगे, A11 रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट अलोंग विथ साइन, ये काम करके उसमें आप इसको इस कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है अगर आप हमने अभी की है, इफ यू रिकॉल, ये जो इसका डिटरमिनेंट मालूम करना और उसके साथ साइन डालने का काम करना एक्चुअली कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बराबर है, जो आप हमने यहाँ C11 में लिखा था। तो अब हम कहते हैं कि यार ये जो कोफैक्टर का काम हम ये मेहनत का लंबा चौड़ा काम कर चुके हैं, तो व्हाई शुड वी डू दैट अगेन। हाँ, अब डिटर्मिनेंट में हम इस बात को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये कहेंगे, अच्छा अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में इट्स नॉट ओनली कोफैक्टर, ये फर्क है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट को अभी फर्स्ट रो ली है, तो आप डिटर्मिनेंट के लिए कोफैक्टर के मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग एज कोफैक्टर मैट्रिक्स का रो। आप A11 उसका एलिमेंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, जो कि ये कैलकुलेशन है C11 से, A11 को C11 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप दूसरे उसमें आप, हमने सोचा था हम डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रो ले रहे हैं, ये वाली पहली अभी, तो हम ये दूसरा लेंगे, उसकी रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और साइन उसके साथ लगाएंगे। वो एक्चुअली कोफैक्टर में जो कैलकुलेशन थी वो वही है, तो हम फिर दोबारा ये एफर्ट नहीं रिपीट करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए, हमने कहा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो अब हम कहेंगे A12 and it gets multiplied with already calculated C12 कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और फिर तीसरा हमारा इस केस में लास्ट A13 प्लस प्लस A13 with C13, A13 with C। अच्छा, अब एक बात, दो चीजें हमने यहाँ की, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक लेबोरियस काम जो हम करते थे वो हमारा खत्म हो गया, जो सब डिटर्मिनेंट या माइनर होता था उसकी कैलकुलेशन क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स में पूरी की पूरी एब्जॉर्ब्ड है, वो यूज किया हमने। दूसरे, हमें डिटर्मिनेंट में वो असूल रहा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम पर ये काम होना है, यानी खाली A11 और A12 और A13, इसके अंदर डिटर्मिनेंट में इफ यू टेक एनी वन रो एंड कॉलम उसके रिस्पेक्ट
से आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो, और ऑफ कोर्स हर केस में आपका डिटरमिनेंट का आंसर एक ही होगा जो कैलकुलेट होगा। तो ये इसमें हमारा आसानी भी हो गई और हमें कैलकुलेशन का भी पार्ट मिल। ठीक। अच्छा, इसमें ये नहीं है जिस तरह जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे थे आपने हर एलिमेंट के अगेंस्ट ये इस्तेमाल किए, ये वाले कोफैक्टर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के रिप्लेसमेंट पे एक एलिमेंट कैलकुलेट किया और ये पूरी कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट्स से n बाई n या m बाई n साइज की बनाए, इतने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए। मगर अब डिटर्मिनेंट सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स के अगेंस्ट उन कोफैक्टर को इस्तेमाल करेगा, तो ये रो ऑफ डिटर्मिनेंट और ये रो ऑफ कोफैक्टर्स से आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। आपने ये सारे कोफैक्टर जो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स में वो इस्तेमाल नहीं करने। यू कैन यूज for any row of this, a row of this, any column of this is corresponding column of that to find the determinant, और सारों में आपका डिटरमिनेंट का आंसर एक ही रहेगा। ये बात हम कह रहे हैं कि आप डिटरमिनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कोफैक्टर मैट्रिक्स फुल इधर इस्तेमाल हो गया, एडजॉइंट के लिए फुल इस्तेमाल हुई, डिटरमिनेंट में खाली डिटरमिनेंट की उस रो के एडिशनल मल्टीप्लिकेशन करने में वो वाली रो या कॉलम सिर्फ उसके कोफैक्टर के एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए। ये हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए हर लिहाज से। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इधर जो आपकी रो है इसमें भी वो उसकी रो ही ली जाएगी बस, इसमें जो भी कॉलम है उसका वो कॉलम लिया जाएगा। तो डिटरमिनेंट माइनस करने के लिए ये कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों के उसकी जरूरी है। जो भी एलिमेंट के इंडेक्स है वही हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट का इंडेक्स है और हम वही रो और वही कॉलम। अक्सर रो और कॉलम्स को शो करने का एक तरीका ये भी है कि ए की रो को शो करने के लिए लोग एट टाइम्स ए जे कहते हैं, सॉरी ए आई, ए की आईएथ रो को ए आई से भी लोग शो करते हैं मैट्रिक्स में, ए के जेथ कॉलम को ए जे से भी शो करते हैं। तो अगर हम ए आई इधर इस्तेमाल करें तो इधर हम सी आई के एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ए जे वाले एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हैं तो इधर हम सी जे के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो सेम एलिमेंट्स यूज होते हैं, बाकी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन में। अच्छा, अब ये इस वजह से मैंने जब आपसे कहा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वाइज आप ये देखिए फर्स्ट रो है A11, A12, A13 और इसके साथ ये कोफैक्टर के 11, 12, 13। ठीक है, अगर आपने सेकंड रो ली इसकी 21, 22, 23 तो कोफैक्टर की भी सेकंड रो ली जा रही है। थर्ड रो कोफैक्टर की थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह कॉलम्स लें आप तो A11, A21, A31 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के भी वही कॉलम लिया जाएगा। और इस तरह ये डिटरमिनेंट इनमें से किसी एक तरीके से आप सॉल्व करते हो, यू शुड गेट द सेम डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट का कैलकुलेट करने का असूल हो गया कि डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं डिटरमिनेंट, इसका जो भी रो लिया उसके तमाम एलिमेंट्स लिए हमने और उस कोफैक्टर के भी वो सारे एलिमेंट, और यही बात कॉलम के साथ कि जो भी कोई कॉलम लिया फिर इसके भी सारे जे के तमाम कॉलम्स वही रखते हुए अब रोज चेंज होंगे और वही कॉरेस्पॉन्डिंग चीज इधर होगी। ये मैंने आपको यहाँ बताया और इससे आपका डिटरमिनेंट निकलेगा। ओके, अब इसके बाद हम एक और हमने एडजॉइंट हमने इनवर्स का भी कर लिया, हमने डिटरमिनेंट का भी कर लिया और हमने ये फर्क कर लिए कि डिटरमिनेंट में खाली एक रो एक कॉलम इस्तेमाल होता है और उसमें एडिशनली मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स का काम होता है। और बहुत ज्यादा आसानी हो जाए अगर आपको फैक्टर मैट्रिक्स जो आपने कैलकुलेट किए उसको आप इस्तेमाल करें, जो करना जरूरी है। अब ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इधर से निकल रही है जो अब वहां जो हमने काम किए थे उससे हम मजीद देखेंगे कि अगर हम ये कहते हैं
हमारी ये डेफिनेशन है, हमारी ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंटेड। ये हमारी डेफिनेशन थी ए इनवर्स की करने की। इसमें दिस इज इक्वल टू, अगर हम इस साइड को भी ए से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड को भी, और लेफ्ट साइड को भी ए से मल्टीप्लाई करें, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हमारा एक नोन एक्सप्रेशन था जो हमें पता है, डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स। अब हम कहते हैं इसको जरा सा एक मैलुमिनेट करके अपना एक रूल हमने निकालना है। तो कोई भी केस में आप यहाँ ए इनवर्स को इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, और इस साइड पे भी आपने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अलाउड है कि किसी एक मैट्रिक्स से उसी साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। ये चीज जो ये a इंटू ए इनवर्स है, दिस इज ऑलवेज आई, ये आई है, ये आई हो गया इधर। अच्छा, इधर ऊपर हो गया a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर से अगर उधर ले जाएं तो ये डिटरमिनेंट उधर ले जाए तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये बन जाएगा। ये इधर की साइड हो जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ये वाली साइड ए एडजॉइंट, ठीक। तो उस रूल से हम जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट दिस, ये इक्वेशन इज स्टिल वैलिड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, इससे हम दो दिलचस्प चीजें निकालना चाहते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें हम ये पूरा ए लिख रहे हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, और इधर हम एडजॉइंट ए लिख रहे हैं। एडजॉइंट ए क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आप देखेंगे अब कोफैक्टर ये सी वाले, ये 1 1, ये 1 1 के बाद इधर है 1 2, रो इधर है, क्योंकि ट्रांसपोज एडजॉइंट में ट्रांसपोज हो जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये 1 1 के बाद 1 2 रो में लिखा हुआ था, अब उसका ट्रांसपोज हो गया है तो ये इधर लिखे हुए हैं, ये इधर लिखे हुए। इससे क्या होता है कि अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या सूरत हाल होगी? जैसे हमने वहां सीखा कि हमेशा इसकी जो हम रो ले रहे हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो अब वो है कि इधर वो कॉलम है, जो इधर रो थी उसी रो का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इज दैट रो जो हमें चाहिए थी। इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम अब हमारे इस प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये होगा। इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड है, आई, यानी जो भी साइज हमारे ए का है वो ए का साइज का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये हमारा ये ए मैट्रिक्स है 1 1 से n तक, ये इस साइज का एक आई मैट्रिक्स बनेगा विच इज n by n आई एन हमारा बनेगा। इसका रिजल्ट ये आई एन है। अगर ये ए जो था n by n था तो आई एन है। आई एन को डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, आई एन को डिटरमिनेंट ऑफ ए से, जब किसी नंबर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ वंस यहाँ होते हैं, 1 1 1 1 1, ये आई एन है, बाकी सब जगह जीरोज हैं। अगर इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, हम कहें डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ए इंटू आई एन अगर हम कर रहे हैं तो होगा क्या कि इसमें हर आई एन की जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सब जगह डायगोनल पे डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स हैं ये बराबर होंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए के,
और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, 0 0 0। अच्छा, ये जो डायगोनल वाली चीज है इसमें क्या है खास बात, कि रो वाली चीज और कॉलम वाला चीज एक है। इंडेक्स ऑफ रो और इंडेक्स ऑफ कॉलम इसका एक है इसमें, ये जो डायगोनल पर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आंसर आपका आएगा अगर आपने जो रो इस इसका ए के रो के लिए जो आई का इंडेक्स इस्तेमाल किया है, सी का भी आप वही कॉलम इस्तेमाल करें, सी का भी वही कॉलम इस्तेमाल करें, तो फिर आपका ए आई कॉरस्पॉन्डिंग टू सी जे, जिसमें आई इज इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे वाला काम ये करेंगे। जब जो रो हो वही कॉलम नंबर आप इस्तेमाल करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, जैसा कि हमने एक्चुअल में किया था। लेकिन अगर आप किसी रो को नॉट इक्वल टू जे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपकी ये रो इसी कॉलम से जो जे इक्वल टू आई था इसके अलावा दूसरे किसी से करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी, ये 0 है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें तो आपके सेम रो नंबर और कॉलम नंबर वालों की जो कैलकुलेशन होती है मल्टीप्लिकेशन में, उसका रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आना चाहिए। और अगर जो रो थी और उसके कॉलम नंबर डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 आना चाहिए। और दोनों ही इंश्योर्ड है, 0 भी इंश्योर्ड है, डिटरमिनेंट भी इंश्योर्ड है। यानी अब कोई तीसरा आंसर आपके पास इनमें नहीं है इफ यू आर यूजिंग दीज मैट्रिसेस। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें पता चल गई जो यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये खाली अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की यूजफुल प्रॉपर्टीज जो हमें जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो उनमें इस्तेमाल होंगी। अच्छा, वो ओके, ऑलराइट। अच्छा, हमें अपनी एक मीटिंग के उस सिलसिले में 10:30 पर क्लास को हम स्टॉप करेंगे, और अगर वो मीटिंग प्रोसीड हुई तो हम फिर वो जो हाफ एन आवर का लॉस है वो हम बाद में मेकअप करेंगे। मे बी टुडे बिटवीन 12:30 टू 1 वाला जो स्लॉट है इसी टाइम में पूरा करेंगे। तो मे बी के वी एंड एट 10:30 एंड डोंट कम बैक। अगर मीटिंग नहीं हुई तो हम हो सकता है 10:30 के बाद जाकर और फिर आपको इन्फॉर्म कर दें कि आ जाइए। तो देयर इज दिस एक्टिविटी। ओके, अच्छा, अब अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट इज, उसकी कंडीशन सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वर्डिंग्स के तहत, कि मैट्रिक्स की इसमें ट्रायंगुलर बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। बट कौन सा ट्रायंगुलर, सारा, सिंगल ट्रायंगुलर अपर, सिंगल ट्रायंगुलर लोअर, और बोथ ट्रायंगुलर विच मींस डायगोनल। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसी तरह ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसी तरह एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी अभी हमने बात की कि जिसमें सिर्फ डायगोनल पर होते हैं और अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें 0 होते हैं, वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक स्पेशल केस है जिसको हम डायगोनल कहते हैं। ये सारी मैट्रिसेस को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इन सारी मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका यह है कि आप मेन डायगोनल पर जो वैल्यूज हैं, ये मेन डायगोनल पर वैल्यूज हैं, ये मेन डायगोनल पे वैल्यूज हैं, और इसी तरह ओनली डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस पर तो होती ही मेन डायगोनल पे वैल्यू, उन मेन डायगोनल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें एंड दैट इज अ डिटरमिनेंट। और ऑफ कोर्स आप उसकी वजह बड़े लॉजिकली भी देख सकते हैं कि वो जब आप फर्स्ट पर ये रो सिलेक्ट कर रहे हैं या ये कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हैं निकालने के लिए,
तो आप जब भी वो रिमेनिंग पार्ट होंगे उसका एक हिस्सा इधर जीरो होता है जब आप वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो माइनर वैनिशेस और आपके वो नंबर डायगोनल के ही सिर्फ रह जाते हैं और बाकी नहीं रहते। एनीवे, तो इट्स सच अ हैंडी थिंग बाय दिस कि डिटर्मिनेंट किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मालूम करना हो तो यू जस्ट मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल एंड दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। डायगोनल मैट्रिक्स के बहुत से बेतहाशा फायदे हैं। मैंने आपको लास्ट उसमें जो एक प्रॉब्लम दी थी, कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें हमने आपको यही बताने की कोशिश की थी और आप उसको देखोगे। अब हमने छोटी एग्जांपल से वो बात बताई है, मगर आपको कि पॉलिनोमियल ऑफ ए जब आप कर रहे होते हैं तो अक्सर पॉलिनोमियल में ए की बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर होती है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स का असूल है कि एक्स एन से लेकर और एक्स जीरो तक टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल में। जे एन कैन बी एनी नंबर, 7, 10, 20, 80, 30, जो भी, और अंदर के भी बड़े। तो अब उन नंबरों में तो पावर लेना फिर भी आसान है, एक मैट्रिक्स की इतनी बड़ी बड़ी पावर्स लेना एक मुश्किल मामला है। तो उसको मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए को, अगर हमारे वो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था उसका कोएफिशिएंट वाला पार्ट, तो हम उन इक्वेशंस वाले असूल जो हमने सीखे हुए हैं कि उन इक्वेशंस को रो ऑपरेशंस करके हम उसकी डायगोनल मैट्रिक्स निकाल लें। रो ऑपरेशन से अगर हमारी इक्वेशंस हैं तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को वहां पर इट बिकम्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ यू कैरी आउट द रो ऑपरेशन, तो यू मेक इट ए डायगोनल मैट्रिक्स वन, और इफ यू हैव ए डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ऐसा है तो डायगोनल मैट्रिक्स के सारे इनवर्स मालूम करना, ए का इनवर्स मालूम करना, ए की कोई भी पावर मालूम करना, पॉजिटिव पावर मालूम करना या नहीं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल में अगर आप इस ए को, ये आपके पास पहले से डायगोनल की शक्ल में हो, जो हमने आपको फिर सवाल में बिल्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दी है 3 by 3 की, लेकिन अगर नहीं है और वो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशंस के कोएफिशिएंट टर्म्स को कर रहा है, तो पहले आप उन इक्वेशंस पे रो ऑपरेशंस करके उसके कोएफिशिएंट वाले पार्ट को आप वो कर लें डायगोनल। इन एनी वे वंस यू गेट दिस ए एज डायगोनल, फिर आपको इनवर्स मालूम करना, नो प्रॉब्लम। आपके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको 1/that एलिमेंट करें तो इनवर्स निकल आया। आपने पावर लेनी है तो डायगोनल पे जो भी नंबर है हर नंबर की वो पावर ले लें तो वो मैट्रिक्स का पावर हो गया। यानी ए का एन लेना, जो आमतौर पे मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर ये नॉन डायगोनल हो तो ए को आप मल्टीप्लाई 2 दफा भी करें तो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ए वेरी ह्यूज जॉब ऑफ ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। फिर उसको एक और ए से मल्टीप्लाई करें तो और का, फिर A7, A9, A13 लेना, इतनी दफा मल्टीप्लाई करना इज ए वेरी कॉस्टली, वेरी ह्यूज जॉब। लेकिन अगर आपने ए एज ए डायगोनल को बनाया हुआ है या है आपके पास, तो आपको सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को डायरेक्टली पावर लें बस, और आपको उतनी दफा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का इफेक्ट मिल जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव में ये बात ट्रू है, तो सेम थिंग इन माइनस एन लेना है तो पहले आप एक दफा -1 कर लें और फिर उसकी पावर ले लें, ये है, और -n भी आपका हो जाएगा। या आप a की पावर n कर लें, an, और उसको आखिर में इनवर्स बाय रेसिप्रोकल कर लें। तो इन तरीकों से हम ये कंप्यूटेशन बहुत आसान कर सकते हैं जो आपके असाइनमेंट में थी। ये अब उसके एडिशनल बातें हो गई कि कभी भी डिटरमिनेंट मालूम करना हो तो ये एक हैंडी तरीका है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, अगर इट्स ए ट्रायंगुलर आपको डिटरमिनेंट मालूम आ जाएगा। अच्छा, एक अब असूल बाज कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल कैरीज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट, अब यहाँ पर
कुछ बातें डिटर्मिनेंट के बारे में इंटरेस्टिंग आपको जरूर याद रखनी चाहिए। एक, आपको अभी जो मैंने जैसे डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स हैं तो वही काम हुआ हुआ होता है, तो आप आसानी से कर लेते हैं, नहीं है फिर आपको काम पूरा करते हैं जैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में भी आपको, अगर आपने किसी भी तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो आपको क्योंकि कोई एक रो या कॉलम को लेकर आपने उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इवन ये भी चूज कर लें, अगर चॉइस आपके पास है, कि यू सिलेक्ट सच अ रो और अ कॉलम जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो। यानी अगर आपके मैट्रिक्स में कोई ऐसी रो या कॉलम है जिसमें यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पे नंबर है, इधर से 0 0, तो आप अगर ये रो सिलेक्ट करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बस A11 इंटू C11 बस डिटरमिनेंट हो गया, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जिनसे आपने मल्टीप्लाई करना था वो 0 है, तो ये आसान हो गया। तो डिटरमिनेंट का जब आपका चॉइस हो, तो यू सिलेक्ट एनी रो और कॉलम विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट से फर्क शायद ना पड़े लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये चॉइस आप करें। इसी, अच्छा, इसी में ये भी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो, कोई एक रो या कॉलम ऑल जीरोज हो, ये डिटर्मिनेंट है, उसके एक रो सारे जीरो, जो आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और आपका जो ये जब जो आपका मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो आपका ऑल कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई एक कॉलम जीरो हो जाए। अगर आपका कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट इज जीरो, फॉर ऑब्वियस रीजन कि आप डिटरमिनेंट करने में आप उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं और उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर दफा एक एलिमेंट तो उस रो या कॉलम का लिया जाता है, अगर वो जीरो है सारे तो आंसर जीरो होगा, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो है। ये आप बगैर कैलकुलेशन के कह सकते हैं। जहां आपका चॉइस है आप लीस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लेते हैं कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये अच्छा, यही बात अब यहाँ पर आ रही है ट्रैवल होकर, कि अगर हम ये कह रहे थे कि यार डिटरमिनेंट फाइंड करने का एक तरीका ये है, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि सारे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर ये जब भी वर्क करेगा कि अगर सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो फिर डिटरमिनेंट निकलेगा, अदरवाइज एक भी अगर जीरो है तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर के केस में अगर डायगोनल पर एक भी एलिमेंट जीरो है तो आप उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। अच्छा, अब इससे दूसरा ताल्लुक जो यहां पे हम कह रहे हैं, अगर किसी भी केस में आपका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो हमने वो जो एक प्रॉपर्टी नॉन सिंगुलर की सीखी थी, तय की थी, इन ऑल केसेस अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स जो होता है वो आपको मालूम है कि ए इनवर्स इज 1 over determinant and adjoint of matrix, 1 over determinant of A and adjoint of A, adjoint, ये हमारा रूल है, adjoint of A। तो इसके मुताबिक अंडर एनी कंडीशंस और रूल्स, ये सारी जो मैंने अभी बताई कि जिसमें डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो ये इसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट तो आपको पता चल गया कि डिटरमिनेंट विल बी जीरो। ओके, अगर आपका वो काम तो आसान हो गया, डिटरमिनेंट निकालना था, तो बजाय आप किसी और रो को लें और उससे काफी देर कैलकुलेशंस करें और आखिर में आपकी वैल्यू जीरो हो जाए, यू लुक एट इट कि एनी रो और कॉलम जीरो है तो बस जीरो, ये तय हो गया, डिटरमिनेंट पता हो गया। लेकिन उससे कंक्लूड क्या हुआ, व्हेनेवर डिटरमिनेंट जीरो फॉर एनी रीजन यू कैन नॉट सॉल्व द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्योंकि 1/0 विल बिकम इन्फिनिट। तो ये हो गया इन्वर्टिबिलिटी का टेस्ट। इसको कहते हैं ये नॉन सिंगुलर है। अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो हम कहते हैं नॉन सिंगुलर है और इन्वर्ट हो सकता है। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स नहीं हो सकता। ये वर्ड सिंगुलर नॉन सिंगुलर इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स is a lower triangle. Inverse of a
इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज, यानी जब आप ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये भी प्रॉपर्टी आपके किसी जगह काम आ सकती है कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जहां पर उसके नंबर हैं, तो इसका जब इनवर्स मालूम करेंगे तो आपको ये पता हो इस प्रॉपर्टी से कि मेरे इनवर्स ऑफ ए में भी, इनवर्स ऑफ ए में भी ये है ना, ये ए जो भी है वैल्यूज तो चेंज होगी, ये ए है और ये ए इनवर्स है, उसमें मेरी टर्म्स भी सारी इधर ही रहेंगी। अगर ये लोअर था तो ए इनवर्स में भी लोअर में ही टर्म्स होंगी, ऊपर नहीं आएंगी, ये जीरो ही रहेंगे, यहाँ जीरोस थे इधर भी जीरो रहेंगे। अब अगर आपका ए इनवर्स कैलकुलेट करने में, ये प्रॉपर्टीज मालूम होने का ये है, आपने ए इनवर्स कैलकुलेट किया और आपका यहाँ कोई नंबर आ गया, आपको मालूम हो गया कि आपने कहीं मिस्टेक की है, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, करेक्ट करेंगे आप इन इन रीजंस को समझते हुए, ठीक है, फिर आपकी एरर भी एडजस्ट हो जाती है। और अगर अपर है तो अपर, उस पर ये रूल है। ये मैंने आपको पिछले दफा बताया, स्लाइड्स दी थी और आपको फिर उसमें दिया था, क्योंकि ये रूल आपने कॉलेज अलजेब्रा में बहुत पढ़ा हुआ था, इसलिए आई थॉट कि आप इधर से पढ़ के इसको अप्लाई करें अपने प्रोजेक्ट में। और ये स्लाइड थी for those people who did not understand this even after consulting the slide, sometime मैं आपको असाइनमेंट में बेसिक चीज जो आपने की भी होती है और आपको रीडेबल मटेरियल भी हम यहाँ दे देते हैं, तो वी एक्सपेक्ट, या आप कंसल्ट कर सकते हो, तो वी एक्सपेक्ट कि असाइनमेंट विल make that little common sense effort. Many of you did and showed us showing, but lot of you did not. तो ये बड़ा सिंपल रूल है, क्रेमर्स रूल। हम अभी तक n लीनियर इक्वेशंस विद n अननोन्स को सॉल्व करने के बेताशा मेथड से गुजर चुके हैं। हमारे इस कोर्स में एक वन बिग एक्टिविटी आप देख रहे हो फ्रॉम डे वन, starting from Gaussian, Jordan and all that has been कि इस तरह की ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर n इक्वेशंस अननोन हो तो उनको सॉल्व करना हमारा एक ये ऑब्जेक्टिव डे वन से चल रहा है, और हमने बेतहाशा मेथड सीखे हैं टू लिस्ट दैट। गॉसियन का भी ये मकसद था, गॉसियन, ठीक है, गॉसियन जॉर्डन का भी ये मकसद था, गॉसियन जॉर्डन, उसने भी ये क्या टेक्निक्स डिफर करी, गॉसियन जॉर्डन भी। हमने वो जो एक मेथड था कि अगर ए के साथ अपेंड करें आई, तो उसमें ए इनवर्स वाले जो मेथड है वो भी इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि अगर आप ए इनवर्स मालूम कर लें तो फिर आपको ये इस इक्वेशन में एक्स फाइंड करना डायरेक्टली आसान हो जाता है। ये भी हम उस सॉल्यूशन का हिस्सा कहेंगे, इनवर्स वाले मेथड। तो ए आई से करने का मेथड और डायरेक्टली ए बाय एडजॉइंट मेथड, ये हमने सारे किए हैं, आपको प्रॉब्लम में भी दिए हैं। एडजॉइंट वाले मेथड से ए इनवर्स मालूम करना, एडजॉइंट वाला ये आई अपेंड करने वाला मेथड, एडजॉइंट वाला मेथड, फिर ए इनवर्स, और ए इनवर्स से फिर कैलकुलेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ एक्स वेक्टर, इन दोनों में, ठीक है। ये सब मेथड हमने इस रिलेट देम इसी रूल के तहत सीखे हैं। और अभी ये एक और हम मेथड कहते हैं कि यार इधर भी फाइंड कर लें इस तरह। ये क्या मेथड है, ये एम सबका यही है, फाइंडिंग द एन अननोन्स फ्रॉम द एन इक्वेशन। अब इस चार मेथड हम पहले देख चुके हैं, अब ये पांचवा। इसमें सिंपल तरीका उसने ये लिखा है, वो एक मैट्रिक्स का नाम रख रहा है ए जे, और वो क्या है, उसके अंदर जेथ कॉलम को, कॉलम ऑफ ओरिजिनल ए में जेथ कॉलम को रिप्लेस कर रहा है बाय बी, जो आपके राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स बी होती है, वो वेक्टर बी होता है। उस वेक्टर को अगर ए में उसके जेथ कॉलम पे लिख दे, यानी कि ए जे वाली जगह पर लिख दे, तो वो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई ए जे, ठीक। उसके जेथ कॉलम पे बी को लिख दिया तो उस मैट्रिक्स का नाम रख दिया ए जे। अब आप हर अननोन मालूम कर सकते हैं। x1 में आप ए जे का डिटर्मिनेंट लें, x, इसको जनरलाइज अगर हम कहें
तो हम कहेंगे n अननोन में से xi विल बी, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ aj लें, डिटर्मिनेंट ऑफ aj ले लें और उसको डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो इस तरह आप सारे अननोन मालूम कर लेंगे। वेरी हैंडी वे ऑफ डूइंग इट। आपने एक दफा तो डिटर्मिनेंट a का मालूम कर लिया, अब आपने इस सवाल में एफर्ट खाली क्या है, फाइंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इफ यू हैव गुड क्लेवर वेज ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट और एल्गोरिथम और कोड, तो आप जनाब वहां पे कॉलम रिप्लेस करते जाएं और डिटर्मिनेंट फाइंड करते जाएं और हर अननोन आप डायरेक्ट मालूम कर लेंगे। फिर ये आपके रो या ऑपरेशन वगैरह बच गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल थी जो आपको हमने दी थी और फिर इसी से मिलता जुलता आपको सवाल दिया था। ए आपका इसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है वो ए हम लेते हैं। ठीक है, अब हमें वो इसके साथ अपेंडेड बी वाली चीज हमने नहीं ली, क्योंकि हम वो अब रो ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर रहे, हम इस ए के रिप्लेसमेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो A1 में पहला कॉलम ये है, पहला कॉलम, इसमें ये चीज लिख दी, ये जो बी है, ये बी है, इसको आपने यहां लिख दिया, तो ये A1 हो गया। A2 सेकेंड कॉलम ये है, यहां पर आपने जो भी कुछ, यहाँ पे ये था सेकंड कॉलम, उसकी जगह ये लिख दिया। यहाँ फर्स्ट कॉलम ए का ये था, उसकी जगह ये लिख दिया, बाकी ए ही रहा, बाकी सब कुछ ए का ही रहा। यहाँ सेकंड को रिप्लेस किया, अब रिमेनिंग सारे ओरिजिनल ए वाले हैं ये, और फिर आपने थर्ड में रिप्लेस किया इसको, बी को, ये बी इधर आया, अब ये बी इधर आया, बाकी चीजें एज यूजुअल ए ही है। तो ए का जेथ कॉलम बी से रिप्लेस किया, तो आपका ये A1, A2, A3 आ गए। और आपने फिर x1 के लिए A1 का डिटर्मिनेंट विद डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हो गया। A2 का डिटर्मिनेंट और उसको डिटरमाइन किया, ये हो गया x3 के लिए। तो आपने ये पूरी सॉल्व कर ली ये इक्वेशन। दिस वन मोर मेथड, क्रैमर्स रूल, जो आपको इस काम में हेल्प कर सकते हैं। ओके, हम ओके वी कैन अब हमारा एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डिटरमिनेंट की शुरू हो रही है, जो हमारी रो ऑपरेशंस की तरह है। तो हम अब वो देखेंगे। अब हमारा टाइम हो गया, तो वी स्टॉप हियर, और अब हमारा जो रिमेनिंग हाफ एन आवर है, विल कवर इट, विल इन्फॉर्म यू कि हमने आज या जब भी उसको कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, वी स्टॉप हियर। Yes, sir. अल्लाह हाफिज।